In this session, we'll construct a LR0 parse table for a given grammar. Okay, that is grammar is given like A derives AA and A derives B. Okay, and after construction of LR0 parse table, हम लोग क्या करेंगे, कुछ important questions के answers देखेंगे. ओके, तो अगर LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपको उसके लिए पहले LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ओके, तो वो स्टार्ट करते हैं. हमको जो ग्रामर गिवन होती है LR0 मीन्स पार्स टेबल जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो ग्रामर गिवन होती है उसके लिए आर्गुमेंटेड ग्रामर बनानी पड़ती है. ओके, तो इस ग्रामर के लिए मैं आर्गुमेंटेड ग्रामर बना लेता हूं. A derives A, A derives AA and A derives B. ओके, केवल ये प्रोडक्शन और ऐड हो जाता है जो कि एक न्यू मीन्स नॉन टर्मिनल विल derive the start symbol of the original grammar. सिर्फ ये प्रोडक्शन ऐड करेंगे और इस ग्रामर को क्या बोलेंगे, आर्गुमेंटेड ग्रामर. ओके, अच्छा, हमको आगे चल के जब इस पार्स टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ओरिजिनल ग्रामर में इनकी नंबरिंग की नीड पड़ेगी. तो मैंने दो प्रोडक्शन मेरी ग्रामर में थे, मैंने दोनों को 1 और 2 नंबर दे दिए हैं. ओके, अब जो LR0 ऑटोमेशन होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेट से. ओके, तो मैंने कहा इनिशियल स्टेट मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट ये है. ओके, और इस स्टेट में स्टार्टिंग किससे की जाएगी, हमेशा क्लोजर ऑफ A डैश डिराइव्स डॉट A. ओके, इसके क्लोजर से हमेशा स्टार्टिंग होगी. ओके, तो अब क्लोजर का मतलब क्या होता है कि अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, अगर आप देखें तो ये वो प्रोडक्शन है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हमने ऐड किया है, जो ग्रामर का पार्ट नहीं है. ओके, इसके क्लोजर से स्टार्ट होगा. तो डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो आप क्या करोगे, इसको एक्सपैंड करोगे. ए डिराइव प्रोडक्शन, उसमें देखोगे कि ए से क्या क्या डिराइव हो रहा है. तो ए से डिराइव हो रहा है AA और A से डिराइव हो रहा है डॉट B. चूंकि इसके अंदर LR0 आइटम भी आपको बनाना है तो उसके लिए आप डॉट बिगिनिंग में हमेशा लगा दोगे. ओके, गो टू एंट्री होगी तो फिर देखेंगे कि डॉट के साथ क्या बिहेवियर होता है. ओके, तो अब जब दूसरा मैंने LR0 आइटम लिखा तो डॉट के बाद एक टर्मिनल था, या तीसरा अगर देखो LR0 आइटम तो डॉट के बाद B, A और B क्या है, टर्मिनल है. अगर डॉट के बाद टर्मिनल होता है तो फिर उसके लिए क्लोजर नहीं लिखा जा सकता है. डॉट के बाद अगर नॉन टर्मिनल है तभी क्लोजर लिखा जा सकता है. ओके, तो इस तरीके से ये स्टेट कंप्लीट है. अब ओके, अब क्या करेंगे, अब गो टू एंट्री मींस गो टू फंक्शन का यूज करेंगे. गो टू फंक्शन क्या करता है, डॉट के बाद की जो भी ग्रामर सिंबल है, टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, उसको रीड करता है. तो डॉट के बाद क्या था, कैपिटल A, उसको इनपुट में रखा जाएगा और नई स्टेट में ये चला जाएगा और वो नई स्टेट क्या करेगी, डॉट को एक पोजीशन राइट में शिफ्ट कर देगी. ओके, जैसे कि ये कर दिया. डॉट के बाद कैपिटल A जहां जहां जिन जिन LR0 आइटम में होगा वो सब एक ही स्टेट में जाएंगे. चूंकि यहां पर एक ही स्टेट, एक ही LR0 आइटम ऐसा था जिसमें डॉट के बाद कैपिटल A था, इसीलिए ये अकेले यहां ये LR0 आइटम इसके रिस्पेक्टिव ये एंट्री हुई है. ओके, अब यहां डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल है नहीं तो हम यहीं पर इसके लिए इस स्टेट में कोई क्लोजर नहीं लिख सकते हैं. आगे बढ़ेंगे, यहां पर डॉट के बाद टर्मिनल A है, तो टर्मिनल A है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए A डिराइव्स A डॉट A, एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हो गया. अब डॉट के बाद कैपिटल A है तो यहां पर आपको क्लोजर लिखना पड़ेगा. इस स्टेट में क्या क्लोजर लिखोगे, क्लोजर में आप लिखोगे कि A क्या प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है, उनके रिस्पेक्टिव इनिशियल LR0 आइटम. ओके, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है
तो हमने प्रोडक्शन देखा ए डिराइव्स ए, तो उसके रिस्पेक्टिव ये LR0 आइटम ऐड कर दिया, और ए से एक प्रोडक्शन और है ओरिजिनल ग्रामर में या कह लो ऑगमेंटेड ग्रामर में। ओके, तो ये ए के बाद डॉट बी ये भी आएगा। अब इसके अलावा और कुछ भी क्लोजर में ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बी की, और यहां से बी को बी भी एक टर्मिनल था, तो इस तरह से ये रिड्यूस्ड आइटम है। रिड्यूस्ड आइटम जब होता है कभी भी, तो उसके बाद उसमें और कुछ लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कंप्लीटेड आइटम है, रिड्यूस्ड आइटम है। अब उसमें क्लोजर वगैरह भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप देखें कि इस स्टेट में और इस स्टेट में रिड्यूस्ड एंट्री है या कंप्लीटेड आइटम है। ओके, ये स्टेट ऐसी है जिसमें अभी कुछ करना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, डॉट के बाद कैपिटल ए, तो ये कैपिटल ए का मीन्स इनपुट लेंगे और इसको क्या करेंगे, ए डिराइव्स ए डॉट। ओके, और चूंकि डॉट के बाद कैपिटल ए सिर्फ एक ही LR0 आइटम में था, तो ये अकेले स्टेट बना लेगा अपनी, और चूंकि ये रिड्यूस्ड आइटम है तो कोई क्लोजर भी इसका नहीं लिखा जा सकता है। नाउ कम टू दिस वन। ओके, इसमें ए का इनपुट लेंगे और ए का इनपुट लेने के बाद क्या करेंगे, ए डॉट कैपिटल ए, और चूंकि ये डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो ए से डॉट ए और ए से डॉट बी। ओके, तो इस तरह से इसके रिस्पेक्टिव 3 आइटम आएंगे। लेकिन अगर आप इस स्टेट को ध्यान से देखो, इस स्टेट को, तो जो ये कंटेंट है एक LR0 आइटम जिस ऑर्डर में है, ऑर्डर और टोटल कंटेंट बिल्कुल इस वाली स्टेट के जैसा है। ओके, तो इसमें एक सवाल और आपसे पूछा जाता है, मिनिमम साइज ऑफ LR0 और मीन्स LR0 कैनोनिकल कलेक्शन। ओके, तो कैनोनिकल कलेक्शन का मिनिमम साइज पूछ रहा है, और साइज में क्या आता है, नंबर ऑफ स्टेट्स का जिक्र किया जाता है। ओके, तो आप ये बिना वजह के नंबर ऑफ स्टेट क्यों बढ़ाओगे। वैसे भी ये DFA, वैसे DFA में नंबर ऑफ, ये DFA है तो DFA में नंबर ऑफ स्टेट तो बढ़ सकती हैं। ओके, लेकिन एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मिनिमल DFA, मिनिमाइज्ड DFA है। ओके, और इस वजह से हम ये स्टेट नहीं बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, ए का इनपुट लेकर के इसी स्टेट में इसको मीन्स ट्रांजिशन कर देंगे। ओके, इसके बाद ए से डॉट बी है, अगर इसको मैं देखूं तो बी का ट्रांजिशन लूंगा और LR0 आइटम क्या बनेगा, ए डिराइव्स बी डॉट, तो ये यहां पर ए डिराइव्स बी डॉट है, तो इसीलिए मैंने इसको यहां पर भेज दिया है। ओके, अब इस तरह से आप देखो कि ये कंप्लीटेड आइटम है, ये कंप्लीटेड आइटम है, ये कंप्लीटेड आइटम है। इस पर जो ट्रांजिशन पॉसिबल थे मैंने सारे ट्रांजिशन परफॉर्म कर दिए हैं। ओके, तो इस तरीके से अब अगर स्टेट्स का नंबरिंग कर दी जाए, I0, I1, I2, I3 और ये I4, स्टेट की नंबरिंग करने में भी ध्यान रखना कि बिगनिंग ये है इनिशियल स्टेट, तो इसको तो I0 बोल दिया, और इसके बाद एक इनपुट का ट्रांजिशन लेके जितने हैं स्टेट बनी है उनको I1, I2, I3 कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट जब हुआ है तो फिर I4, I5, I6 करना। वैसे अगर आप ऐसे नहीं करते हो तब भी कोई एरर या कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह करोगे तो मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। ओके, तो इस तरीके से ये मैंने क्या बना दिया है, ये LR0 ऑटोमेशन है। ओके, ये LR0 ऑटोमेशन है। अब इसी को देख करके हम ये टेबल को फिल करेंगे। ओके, तो हम इनिशियल स्टेट पर हैं। अच्छा, जो इसकी टेबल होती है, इस टेबल में एक एक्शन पार्ट होता है, एक गो टू पार्ट होता है। ओके, एक्शन में क्या होता है, सिर्फ ग्रामर के टर्मिनल्स का कॉलम होता है। जैसे इस ग्रामर में टर्मिनल ए और बी हैं, तो ए का कॉलम है और बी का कॉलम है, और एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड की जाती है डॉलर की। ये क्या है, इनपुट का एंड मार्कर है।
ओके, कि इनपुट बफर में इनपुट को रख दिया गया और इनपुट कहां से खत्म हो रहा है, जहां डॉलर लगा देंगे इसका मतलब है कि उसके आगे इनपुट नहीं है। ओके, तो इसको हमेशा इंक्लूड किया जाएगा। और ये गोटू का मीन्स एरिया है, सेक्शन है। इस गोटू में सिर्फ नॉन टर्मिनल्स के कॉलम होते हैं। जितने नॉन टर्मिनल ग्रामर में होंगे उन सबके लिए एक एक कॉलम होगी। यहां पर सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल है, इस वजह से सिर्फ एक ही कॉलम है। ओके, अब जितनी भी स्टेट होंगी हर स्टेट के रिस्पेक्टिव एक रो होगी। अब I0 सपोज करो मुझे पहली रो को फिल करना है। मेरी इस LR0 ऑटोमेशन में I0 से लेकर के I4 तक स्टेट थी, इसीलिए मैंने I0 से I4 तक एक एक रो सबके लिए बना दी है पहले ही। ओके, अब I0 स्टेट को I0 स्टेट को देख करके इसकी रो को फिल करूंगा। ओके, तो I0 में पहली ट्रांजिशन किसका है, कैपिटल A का। कैपिटल A, I0 में कैपिटल A, तो देखेंगे कहां गया है, I1 स्टेट पे गया है। I1 में सिर्फ स्टेट का नंबर भरूंगा मैं यहां पर 1। ओके, I1 में सिर्फ ये 1 ले लिया है। अब I0 से टर्मिनल A पढ़ा जा रहा है। जब भी I0 से टर्मिनल A पढ़ा जाएगा इसका मतलब वो शिफ्ट एंट्री है। डॉट के बाद टर्मिनल का मतलब है शिफ्ट एंट्री। तो शिफ्ट हुआ है I0 में A पढ़ने पर, I0 में A पढ़ने पर यहां कुछ फिल करूंगा। क्या शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ है इसका मतलब मैं यहां पे S लिखूंगा, शिफ्ट का S। और किस स्टेट पे गया है, 2, तो वो जो जिस स्टेट पे गया है उसका नंबर यहां ऐसे लिख दूंगा। नाउ सेम स्टोरी विद B, तो S3 यहां पर क्या लिखूंगा, S3। ओके, और I0 में जो भी एंट्री फिल करनी थी वो सारी की सारी फिल हो चुकी हैं। नाउ कम टू I1। I1 रिड्यूस्ड आइटम है, जितने भी रिड्यूस्ड आइटम हैं उनको सबसे बाद में उनकी एंट्री फिल करूंगा। नाउ कम टू I2। I2 में कैपिटल A पर कहां गया है, 4 पे गया है। ओके, I2 में कैपिटल A पर 4 पे एंट्री गई है। कैपिटल A नॉन टर्मिनल था इसीलिए गो टू में गया, A पर I2 में ही रह गया है, I2 में A पर I2 में ही रह गया है, तो इसका मतलब शिफ्ट हुआ है। और ये 2 I2 में B पढ़ने पर, B के ट्रांजिशन पर I3 में गया है। ओके, तो ये भी शिफ्ट एंट्री थी B में, I2 और B, तो यहां पर S3 लिखूंगा। ओके, और इससे रिलेटेड जितनी भी एंट्री थी सब हो गई। अब I3 और I4 क्या है, रिड्यूस्ड आइटम है। तो पहले क्या करूंगा, I3 के रिस्पेक्टिव एंट्रीज फिल करूंगा। I3 और I4 क्या है, रिड्यूस्ड आइटम है। जब भी रिड्यूस्ड आइटम मींस ये डॉट सबसे एंड में पहुंच जाए, कंप्लीटेड आइटम या रिड्यूस्ड आइटम इसको बोलते हैं। जब डॉट सबसे एंड में पहुंच जाए तो आपको क्या करना है, अब प्रोडक्शन नंबर देखना। इसके अंदर जो LR0 आइटम लिखा है तो ये डॉट को छोड़ करके प्रोडक्शन नंबर क्या है, A डिराइव्स B, 2 है इसका नंबर। तो ये रिड्यूस्ड एंट्री है, रिड्यूस्ड का R लूंगा, प्रोडक्शन नंबर का 2 लूंगा और R2 बोलूंगा। और R2 कहां फिल करूंगा, I3 जो रो है उसके एक्शन पार्ट में हर जगह। मींस कहां कहां भरूंगा, ये R2 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 और ये R2 एक्शन पार्ट में सारे टर्मिनल के कॉलम में इसको फिल करूंगा। ओके, इस तरह से I4 पे आते हैं। प्रोडक्शन नंबर क्या है, 1, रिड्यूस्ड एंट्री है, तो R1 फिल करूंगा I4 में हर टर्मिनल के अंडर में। ओके, R1 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 टर्मिनल यहां तक है। ओके, अब बात करते हैं इसकी, जो A डैश डिराइव्स A था, ये हमारी ग्रामर का पार्ट नहीं था, ये आर्गुमेंटेड ग्रामर जो थी उसमें एक्स्ट्रा एडेड प्रोडक्शन था। ओके, ये इसलिए यूज किया जाता है कि जब स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस हो, स्ट्रिंग पार्स हो चुकी हो, तो वो इस चीज को अनाउंस करे कि स्ट्रिंग पार्स हो चुकी है सक्सेसफुली। ओके, तो ये सिर्फ ये इसके रिस्पेक्टिव एंट्री कहां होती है, सिर्फ और सिर्फ डॉलर के अंडर में। ओके, और डॉलर के अंडर में क्या होगी, I1 है, मींस I1 स्टेट है, तो I1 और सिर्फ यहां पर क्या डालेंगे, एक्सेप्टेंस। तो अब मैं ACC लिख रहा हूं, आप पूरा एक्सेप्टेंस भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये एक्शन वाला पार्ट है, एक्शन के पार्ट में जहां जहां पर ये एम्प्टी
मीन सेल्स हैं, जैसे ये इतनी, ये 4 ही सेल एम्प्टी हैं, ये कौन सी एंट्रीज है, यहां पर आप एरर लिख सकते हो। वैसे ब्लैंक का मतलब भी क्या है, ब्लैंक का मतलब भी है कि एरर एंट्री है वो। ओके, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये ब्लैंक जब भी एक्शन पार्ट में एंट्री मिलेगी, कोई सेल ब्लैंक होगी, उसका मतलब है एरर। मतलब जब इनपुट स्ट्रिंग को आप पार्स कर रहे हो और पार्स करते करते सपोज करो कि वो इस सेल का कंटेंट चाह रहा है आपका प्रोसेस, ओके, और ये सेल क्या है, ब्लैंक है, इसका मतलब कहीं पर कोई तो प्रॉब्लम हुई है व्हाइल पार्सिंग। ओके, तो ये एरर सिंटैक्स एरर है। फिर अगर जब ये सिनेरियो आ जाता है तो अकॉर्डिंगली एरर रिकवरी रूटीन्स कॉल की जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये किसकी पार्स टेबल है, ये LR0 की पार्स टेबल है। ओके, LR0 पार्सर में इसका यूज करेंगे, ये LR0 पार्स टेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्री फ्रॉम, ये जो पार्स टेबल है ये फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स है, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या किसी तरह का कोई मल्टीपल एंट्री नहीं है किसी भी सिंगल सेल में, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज LR0 ग्रामर। ओके, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है कि SR और RR कॉन्फ्लिक्ट है क्या, 0, ओके, 0 रिस्पेक्टिवली। अगर मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल LR0 कैनोनिकल कलेक्शन की बात करें तो I0 से लेकर के I4 तक स्टेट्स हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि I0, I1, I2, I3 एंड I4, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और कोई अगर साइज पूछ रहा है नंबर के टर्म में तो 5 है इसका साइज। ओके, कई बार एक सवाल इस पे और भी पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स नीडेड in the LR0 automation to answer whether this grammar is LR0 grammar or not, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, आप कंप्लीट LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर। इसका मतलब वही आंसर होगा जो इसी का कैनोनिकल कलेक्शन का साइज होगा, और जो ये कैनोनिकल कलेक्शन का साइज है ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। याद रहे, हम इसको बनाते समय ही, कंस्ट्रक्ट करते समय ही ध्यान रख रहे हैं कि स्टेट किसी भी हालत में एक्स्ट्रा ना हो जाए, तो ये हमेशा मिनिमम साइज होगा। ओके, एंड दैट्स डन।